तो आज की इस वीडियो में मैं एक फैंटेसी एनीमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये कहानी हमारे प्रोटैगोनिस्ट लॉयड बेलाडोन की है, जो एक खतरनाक जंगल के किनारे सुदूर विलेज में रहता है। और जहाँ पर वो रहता है उस हिसाब से हमारे हीरो को वहाँ के लोग काफी ज्यादा कमजोर कहते हैं। लेकिन वो एक दिन अपने घर को छोड़कर एक सोल्जर बनने की जर्नी पर निकल जाता है और किसी वजह से उसके पास इतनी पावर और एबिलिटी आ जाती है कि वह स्टार्स टाउन में किसी से भी कहीं बढ़कर होती है। पर वो खुद को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन उसको अभी भी लगता है कि मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ। तो बिना टाइम जाया किए बिना इस अमेजिंग जर्नी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हम एक जंगल का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक रैबिट उछलता कूदता हमारे लॉयड के पास आ जाता है और उसके पीछे हमारा हीरो उसी का घात लगाकर बैठा था। बस वो एक मौके की तलाश कर रहा था ताकि वो उस पर हमला कर सके। मौका मिलते ही लॉयड ने रैबिट पर हमला बोल दिया, लेकिन रैबिट कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं, वो तुरंत उसके अटैक को डॉज कर लेता है। दूसरी तरफ वो सोच रहा था कि मैंने इसको पकड़ लिया, पर जब वो अपना हाथ हटाकर देखता है तो वहाँ पर रैबिट था ही नहीं। उसके ये सोचने की ही देरी थी, तभी वो रैबिट उसके पास आते हुए एक जोर की किक जड़ देता है और वो यहाँ तक कि रुकता नहीं, उस पर स्क्रैचेस लगाने लगा। अच्छी खासी धुलाई करने के बाद रैबिट एक दरख्त पर जाकर हंसने लगा। दूसरी तरफ लॉयड को बुरा लग रहा था क्योंकि वो उसको पकड़ नहीं पाया। अरे समझा करो, वो अभी बच्चा है। उसी वक्त हम उस दरख्त पर शोमा को देखते हैं जिसने उस रैबिट को पकड़ लिया था। उसको वहाँ देखकर लॉयड तुरंत उससे चिपक जाता है। तभी शोमा कहा, तुम फिर से बड़े हो गए हो लॉयड, चलो वापस चलते हैं, दादाजी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। फिर हम रास्ते का सीन देखते हैं जहाँ पर रैबिट की हालत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही थी। साइड में चल रहा लॉयड सोमा से पूछता है, सोमा क्या वहाँ पर मजा आता है? उसकी इस बात पर सोमा बताता है, क्या तुम बाहर की दुनिया देखना चाहते हो? जिस पर लॉयड एग्री था। जो सुनकर सोमा कहता कि तो फिर तुम्हारे बड़े भाई के रूप में मुझे लगता है कि मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अरे मैं तो इसे देना भूल ही गया था। ये लो, यह सुनीर है। सुनीर का मतलब आप लोग इसे निशाने के तौर पर समझ सकते हो। उसके इस तोहफे को देखकर लॉयड काफी खुश होने के साथ कहता है, थैंक यू सो मच सोमा। इसी खुशी के साथ वो आगे भागने लगा। साथ ही साथ लॉयड उसको अपने पीछे आने को कह रहा था। इस एनीमे का नाम सपोज ए किड फ्रॉम द लास्ट डंजन बुजिन मूव्ड टू ए स्टार्टर टाउन। फिर हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर लॉयड काफी बड़ा हो चुका था, लेकिन वो किसी के घर के आगे खड़ा था। इसके बाद लॉयड उस घर की तरफ बढ़ने लगा और उस दरवाजे को नॉक करके उसे खोल देता है। खोलने के साथ लॉयड वहाँ की जगह देखने लगा। तभी उसको एक लड़की नजर आती है जो एक किताब पढ़ रही थी। दूसरी तरफ से लॉयड उस लड़की से कहता है, क्या तुम मैरी हो ईस्ट साइड के बीच? पर मैरी उसका जवाब नहीं देती। जो देखकर वो कुछ कहने ही वाला था तभी मैरी कही, एंशिएंट टाइम से भी इच्छाएं पूरी करती रही हैं, लेकिन कीमत चुकाकर। अगर तुम भी ऐसे ही सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार नहीं हो तो यहाँ से तुरंत चले जाओ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लॉयड घबरा गया था, जबकि मैरी कहती है, तुमको लगता है कि तुम इसके लिए तैयार हो? बहुत अच्छा। वह कौन सी इच्छा है जिसके लिए तुम सैक्रिफाइस करोगे? मैरी ये कहते हुए काफी ज्यादा इवल लग रही थी और वो ये बात सुनकर लॉयड कहता है, मैं कंट्री साइड से सोल्जर बनने आया हूँ। मैं कुछ समय के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरा नाम लॉयड बेलाडोना है। पर ऐसा लग रहा था कि उसने उसकी बात नहीं सुनी क्योंकि उसका पोज बिल्कुल भी बदला नहीं। लेकिन मैरी कही, एंशिएंट टाइम से बीच, जिस पर लॉयड बोला, हाँ तुमने अभी तो मुझको बताया। उसकी इस बात पर मैरी लॉयड पर चिल्लाते हुए कहती है, जाओ एक सराय ढूंढो और सिटी के चौक में लगे बुलेटिन बोर्ड की जांच करो पागल। मैं कसम खाती हूँ कि मैं विच हूँ, कोई नौकरी या सराय वाली नहीं। तुमको ये आइडिया कैसे आया और तुम किस कंट्री या टाउन से हो? रुको, यह कुल्लून नाम की जगह है। ठीक है, जैसे ही तुम वहाँ पर वापस जाओ तो उनसे कहना एंशिएंट टाइम से बीच। क्या कुल्लून? और तुम्हारे विलेज के चीफ का नाम क्या है? उसकी इस बात पर लॉयड उसको अलका का नाम बताता है। जो सुनते हुए मैरी एकदम शांत हो गई, जबकि लॉयड एक क्रिस्टल को बाहर निकालते हुए बताता है, मुझे तुमको ये दिखाने के लिए कहा गया था। उस क्रिस्टल को देखकर मैरी काफी घबराते हुए कहती है, नहीं, ये क्रिस्टल नहीं हो सकता। उसका ये कहना ही था। तभी वो क्रिस्टल चमकने लगा और उसमें से एक लड़की बाहर निकलते हुए मैरी से कहती है, काफी समय हो गया है मिले हुए, यह तुम्हारी मास्टर है अलका, याद है? दूसरी तरफ मैरी का रवैया एकदम से बदल गया, जबकि अलका बताती है,
तो ये कहानी है। मैरी प्लीज मेरे छोटे से गांव के बच्चे लॉयड की अच्छी तरह से देखभाल करना। जिस पर मैरी अजीब तरीके से बताती है, मैं इस पर काम करूंगी। इसके अलावा अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं। जो बात सुनकर अलका का कहना है, और वैसे इस क्रिस्टल पर इमेज की रिकॉर्डिंग है, इसलिए मैं किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती, माफ करना मैरी। ये सुनते ही मैरी चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुमने मुझे बेकार ही डरा दिया, तुम छोटी सी खतरनाक जानवर। उसी वक्त अलका मैरी के पास आते हुए बताती है, दरअसल मैंने तुमसे झूठ बोला था। ये सुनते ही मैरी की हिस्सी पिस्सी गुल हो चुकी और वो दोबारा से उसी पोजीशन में आ जाती है। ये देखकर अलका बोलती है, मैरी तुमसे अभी भी नील डाउन करवाना काफी आसान है। हालांकि लॉयड अगर तुम अकेलापन फील करते हो तो मैं किसी भी समय तुम्हारे पास आकर तुम्हारे साथ बैठूंगी। ये कहने के बाद वो बाय बाय कर चली जाती है और उसके जाने के बाद मैरी खड़ी होकर अपने कपड़े साफ करने लगी। फिर गहरी सांस लेते हुए काफी गुस्से के साथ उस क्रिस्टल को अलमारी में फेंक देती है, यहाँ तक कि वो उसको लात मारते हुए कही, मुझे लगा कि मैं आखिरकार तुमसे आजाद हो गई हूँ, लेकिन फिर से तुमने कुछ ना कुछ मांग रख दी, तुम लोली दादी। इसी गुस्से के साथ उसने अलमारी को जोर से बंद कर दिया। सच में लड़कियों का गुस्सा इतना ही खतरनाक होता है। उसको इतना गुस्से में देखकर लॉयड उससे माफी मांगने लगता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मैरी का कहना है, खैर ये तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी एंट्रेंस एग्जाम तक तुम्हारी देखभाल करनी होगी। आगे बढ़ो और पीछे वाले कमरे का इस्तेमाल तुम कर सकते हो। जिस पर लॉयड काफी खुश होने के साथ उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर वो राहत की सांस लेती है। तभी लॉयड उससे कहा, मैं हमारे साथ बिताए गए समय का इंतजार कर रहा हूँ मिस मैरी। ये कहने के बाद वो चला गया। उसके जाने के बाद मैरी कहती है, वह एक संस्कारी पर्सन लगता है, उस लोली दादी के करीबी पर्सन के लिए मुझे यह करना होगा। उसी वक्त अलका अलमारी खोलने के साथ बोली, जैसा कि मैंने तुमसे कहा, बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। उसको वहाँ से निकलता देखकर मैरी काफी ज्यादा डर जाती है। तभी अलका उसको बताती है, मैं तुम्हें लाइफ टाइम के लिए मेंढक बना दूंगी। पर उसको यहाँ देखकर मैरी हकलाते हुए कहती है, पर तुम असली कैसे? उसकी अजीबोगरीब बातों को सुनकर अलका बताती है, टेलीपोर्टेशन, मैंने इस क्रिस्टल को एक गेट के रूप में इस्तेमाल किया। अलका का ये कहना ही था। तभी मैरी कहती है, सुप्रीम मैजिक का इस्तेमाल करना बंद करो, जैसे कि यह नॉर्मल बात है। उसके इस बात पर अलका बताती है, तो जो कि तुमने देखा, लॉयड क्यूट, अच्छा और प्योर है। लॉयड काफी प्यारा है, एक असली एंजल की तरह, इसलिए तुम मेक श्योर करो कि कुछ भी गड़बड़ ना हो। क्या तुम समझती हो? उसकी इस बात पर मैरी एग्री थी। तभी अलका कहती है, वैसे तुमने आज लोली दादी का इस्तेमाल कई बार किया है, तो सजा के तौर पर मैंने एंशिएंट रून मैजिक का इस्तेमाल कर दिया है, तुमको बार बार होने वाली छोटी मोटी मुसीबत का कर्ज देने के लिए। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मैरी घबराते हुए कहती है, तुमको ये कर्ज क्यों देना होगा? ये कहते ही मैरी उसको रोकना चाहती थी, पर वो अपने ही कपड़े की वजह से गिर जाती है। लेकिन मैरी अलका से किलसते हुए कहती है, वह लोली दादी ही, क्या उसे समझ में नहीं आया? गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाने वाले एंशिएंट डंजन पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं। वह एक एंशिएंट सिविलाइजेशन के मैजिक के रूप में है। बार बार होने वाली छोटी मोटी एक्सीडेंट, क्या ये इतनी सी छोटी बात है? फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर लॉयड खाना बना रहा था। दूसरी तरफ मैरी गुस्सा कर करके थक चुकी थी, इसलिए वो वहीं पर सो जाती है और लॉयड उसको एक ब्लैंकेट उड़ा देता है ताकि उसको ठंड न लग सके। तभी लॉयड उसके पास आकर कहता है, मुझे आशा है कि तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैंने तुम्हारा किचन इस्तेमाल किया है। जिसके बाद लॉयड उसको खाना सर्व करते हुए कहता है, मैंने कुछ नाश्ता बनाया है, माफ करना पर ये कुछ खास नहीं है। मुझे आशा है कि यह तुमको पसंद आएगा। पर मैरी उस नाश्ते को बस देख ही जा रही थी। उसको ऐसे देखकर लॉयड पूछा, क्या तुमको पैनकेक पसंद नहीं है? ये बात सुनकर मैरी बताती है, नहीं, मैं उनसे प्यार करती हूँ। खैर, नाश्ते के लिए शुक्रिया। ये कहने के बाद वो उसको खाने लगी और उसको काफी ज्यादा पसंद आया, जो देखकर लॉयड काफी ज्यादा खुश हो जाता है। कुछ देर बाद मैरी लॉयड से पूछती है, बताओ लॉयड, क्या सच में तुम सोल्जर बनने की कोशिश कर रहे हो? जिस पर लॉयड एग्री था, पर वो उससे माफी मांगता है क्योंकि लॉयड उसको परेशान कर रहा है। उसको माफी मांगता देखकर मैरी कही,
खैर तुमको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर लॉयड कहता है, मैं जानता हूँ ये काफी बड़ी मांग है और मैं अपने विलेज में काफी कमजोर हूँ। मैं ना तो जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा कर सकता हूँ और ना ही मछली पकड़ सकता हूँ। एक बार मैं अपने भाई के साथ झगड़ा कर रहा था और मैं पूरे दिन उठ भी नहीं सका, लेकिन मैं बचपन से ही किसी को आइडियल मानता आया हूँ। एक स्ट्रॉन्ग और ग्रेट हीरो जो नॉवेल्स में भी दिखाई देता है, एक सोल्जर जो कूल और शांत था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मैरी का कहना है, और इसलिए तुम भी एक सोल्जर बनना चाहते हो। जिस पर एग्री करने के साथ लॉयड बताता है, मैं हार नहीं मानना चाहता, जब तक मैं कोशिश नहीं करता मुझे पता नहीं चल सकता। तभी मैरी पूछती है, क्या तुम जानती हो कि अज़ामी किंगडम में मिलिट्री एकेडमी के लिए एंट्रेंस एग्जाम कैसे होते हैं? मैरी की इस बात पर लॉयड बताता है, मैंने सुना है कि वहाँ पर एक बैटल एग्जाम है, मैजिक के बारे में रिटन एग्जाम है और एक इंटरव्यू, बस इतना ही पता है। ये सब सुनने के बाद मैरी कहती है, हाँ इनमें से सबसे जरूरी है कॉम्बैट टेस्ट। जो सुनकर लॉयड कहा, अच्छा तो ऐसा है, मेरा स्टेमिना डेफिनेटली काफी कमजोर है, यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे पूरे 6 दिन लग गए। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मैरी बताती है, कुनलुन अज़ामी से काफी दूर है, ट्रेन से 6 दिन का सफर इतना बुरा नहीं लगता, तुमको कुछ अच्छे ट्रांसफर जरूर मिले होंगे। ये बात सुनकर लॉयड मैरी से कहता है, ट्रेन से नहीं, मैं यहाँ दौड़ कर आया हूँ। उसका ये कहना बिल्कुल ठीक था, कोई तो काफी स्पीड से गया जिसने वहाँ पर चल रही गायों को उड़ा दिया था। लेकिन मैरी लॉयड की बातों से काफी हैरान लग रही थी। तभी लॉयड उसको बताता है, हाँ मैं जानता हूँ कि नॉर्मली इसमें काफी कम समय लगता है। दूसरी तरफ मैरी हैरानगी से अपना सिर हिलाते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं लॉयड, तुम्हारा स्टेमिना अमेजिंग है। मैरी की ऐसी बातों को सुनकर लॉयड का कहना है, मेरे दादाजी ने कहा कि इसमें उन्हें केवल 2 दिन लगे थे। जिस बात पर मैरी बताती है, क्या यहाँ पर आते समय तुमको किसी मोस्टर का सामना नहीं करना पड़ा? उसकी इस बात पर लॉयड मना करते हुए कहता है, नहीं मैं काफी लकी था, मेरा सामना किसी मोस्टर से नहीं हुआ। ये बात सुनकर मैरी राहत की सांस लेती है। उसकी शांति को भंग करते हुए लॉयड बताता है, हालांकि मुझे काफी सारे जंगली बीस्ट देखने को मिले, जैसे काफी बड़े बड़े ग्रासहोपर, फायर बर्निंग लिजार्ड। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मैरी भड़कते हुए कहती है, वह मोस्टर है और सचमुच वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। जो सुनने के बाद लॉयड उसको बताने लगा, चलो मैं भी मोस्टर और बीस्ट के बीच डिफरेंस बता सकता हूँ। मोस्टर वह होते हैं जो कहते हैं दुनिया मेरी होगी। उसकी ये बात गलत करने के साथ मैरी कहती है, वो डीमन लॉर्ड होता है, और वो ये सब कहते हुए टेबल ठोक रही थी, जिसकी वजह से टेबल पर रखी ब्लैक टी उसके चेहरे पर गिर जाती है और इसी के साथ उसका चेहरा जलने लगा। ये सब देख कर लॉयड अपने मैजिक हैंकी से उसका चेहरा पोंछने लगता है। साथ ही साथ मैरी समझाती है, लॉयड तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ये बात सुनकर लॉयड काफी खुश होते हुए कहता है, तुम काफी ऑनेस्ट हो और तुम्हारे एनकरेजमेंट के लिए थैंक्स। जिस बात का जवाब देते हुए मैरी बताती है, तुम कितने इनसिक्योर हो, अरे मेरा चेहरा इतना चिकना कैसे लग रहा है? जिसको वो आईने के पास जाकर काफी खुश होकर कहती है, रुको, क्या ये मेरी स्किन अचानक इतनी अच्छी कैसे हो गई? जिन दाग धब्बों और झुर्रियों को लेकर मैं परेशान थी वो गायब हो गए हैं। जो सुनकर लॉयड पीछे से कहता है, ओ या यह भी हो सकता है। ये सुनते ही मैरी तुरंत उसके पास जाकर पूछती है, वह क्या है, क्या कोई बेहतरीन ब्यूटी आइटम? तभी लॉयड बताता है, खैर इसमें एक छोटा सा बदलाव किया गया है। जिस पर मैरी कही, एक गुप्त घरेलू रेमेडी की तरह। ये बात सुनकर लॉयड का कहना है, हाँ ऐसा ही कुछ। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम सफाई करने से पहले इस एंशिएंट रून के कपड़े से लगाते हो, यहाँ तक कि सबसे खराब दाग भी तुरंत निकल जाएगा। जो सुनने के बाद वो काफी हैरान हो गई। फिर वो अपने पीछे दीवार से चिपक कर कहती है, यह कोई घरेलू रेमेडी नहीं है, यह डिसेनिएंट रून है, मैंने इसे सीखने में 3 साल लगा दिए थे। यह वह है जो किसी भी कर्ज को दूर कर सकता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लॉयड कहता कि मुझे तुमको निराश करने के लिए माफ करना, मुझे नहीं पता था कि यह बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं है, लेकिन एकमात्र बाकी चीजें जो मैं कर सकता हूँ वह है मैं मैजिक से बारिश को समन कर सकता हूँ। ये बात सुनकर मैरी और भी ज्यादा हैरान होने के साथ कहती है, यह कोई ऐसा मैजिक नहीं है जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। इसी के साथ वो इतनी ज्यादा पागल हो गई थी कि वो दीवार तोड़कर आधी बाहर आ जाती है। मैरी की ऐसी हालत को देखकर लॉयड कहा, मिस मैरी क्या तुम ठीक हो? तभी मैरी बताती है,
कल से तुम्हें कुछ कॉमन सेंस सीखना चाहिए। ये बात सुनकर लॉयड बोला, ठीक है, मुझे सम्मानित फील होगा। फिर हम घर के बाहर का सीन देखते हैं जो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। वहीं की मार्केट में लॉयड इस मंजर को देखकर कहता है, वाओ ऑसम, यह बड़ी सिटी है। तभी उसके बगल से एक बंदा कहता है, इतनी भीड़ है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि नेशनल फाउंडेशन फेस्टिवल करीब है। मैंने सुना है कि मिलिट्री एकेडमी के लिए भी अप्लाई करने वालों की भीड़ लगी हुई है। उनकी ऐसी बातों को सुनकर लॉयड अपने मन में कहता है, मुझे नहीं पता था कि मेरे जैसे और भी काफी सारे लोग हैं। जिसके बाद थर्ड पर्सन बताता है, इतना ही नहीं, फॉरेनर स्पाई की भी रूमर है और कुछ लोग तो टाउन में मोस्टर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लॉयड कहता कि मोस्टर नहीं, मुझे अपना ध्यान उस पर करना होगा, यह मेरा पहला काम है और मुझे अच्छे से करना है। ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगा। तभी उसके पीछे हम एक लड़की को देखते हैं जो एक पर्सन से टकरा जाती है और वो पर्सन उस लड़की को देखकर कहता है, तुम बेल्ट प्रिंसेस हो है ना? मुझे लगता है कि रूमर सच थे कि बेल्ट प्रिंसेस एकेडमी में अप्लाई कर रही है। पर प्रिंसेस उसका जवाब दिए बिना वहाँ से चली जाती है। उसको जाता देखकर वो पर्सन भड़कते हुए कहता है, मुझे इग्नोर मत करो, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम कितना नुकसान कर रही हो, लेकिन नोबल की इज्जत के लिए? पर प्रिंसेस फिर भी उस पर ध्यान नहीं देती, जो देखकर वो पर्सन वहाँ से जाने लगा। दूसरी तरफ प्रिंसेस एक गली में आ जाती है। तभी उसको एक मोस्टर के चीखने की आवाज आती है, जो सुनकर प्रिंसेस ने उधर की तरफ देखा जहाँ से एक ग्रासहोपर आ चुका था और वो प्रिंसेस को देखने के साथ उस पर तुरंत हमला कर देता है। उसके इस ब्रूटल अटैक को प्रिंसेस काफी मुश्किल से डॉज कर पाती है। उसी वक्त ग्रासहोपर ने फिर से उस पर हमला कर दिया, जो देखकर प्रिंसेस उसके अटैक से बचते हुए अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है ताकि वो उसका सामना कर सके। पर उससे पहले ही ग्रासहोपर ने अपने पंख फड़फड़ाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से प्रिंसेस सीधे दीवार से जाकर टकराकर नीचे गिरने लगी। साथ ही साथ उसकी स्वॉर्ड भी छूट जाती है। प्रिंसेस को बेबस देखकर ग्रासहोपर काफी खुश था, जिसके बाद वो उसको खाने के लिए आगे बढ़ा। तभी एक शानदार एंट्री के साथ लॉयड उसको एक जोड़ की किक जड़ देता है और उसका एक ही अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि अब वो ग्रासहोपर उठ नहीं पाएगा। साथ ही साथ लॉयड उस ग्रासहोपर को आराम से उठा लेता है। उसकी ऐसी पावर को देखकर प्रिंसेस हैरान हो जाती है। तभी लॉयड ने उस मोस्टर को काफी दूर फेंक दिया। उसको निपटाने के बाद लॉयड कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि टाउन में इतने सारे कीड़े मकोड़े होंगे। इसका मतलब लॉयड टाउन की सफाई कर रहा था। फिर वो उसके पास जाकर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? और मैं जानता हूँ कि यह चौंकाने वाली बात हो सकती है। अरे नहीं, वहाँ तो कीचड़ लगा है। ये कहकर वो उसका कीचड़ हटा देता है, जिसके बाद लॉयड अपना हैंकी बाहर निकालते हुए उसका चेहरा उससे साफ करने के साथ कहता है, लगता है तुम्हारे चेहरे पर भी धूल मिट्टी लग गई है। लॉयड को इतना ख्याल रखता देखकर प्रिंसेस ब्लश करने लगी। तभी लॉयड बताता है, मेरे को कुछ काम है इसलिए मुझे जाना होगा। फिर वो वहाँ से जाने लगा। उसको वहाँ से जाता देखकर प्रिंसेस उसको अपना नाम सेलेन बताती है, जिस पर लॉयड अपना नाम लॉयड बताता है। ये कहने के बाद वो काफी तेजी से वहाँ से जाने लगा। ऐसा लगता है कि इस छोरी को हमारे लॉयड से प्यार हो गया। जिसके बाद हम सेलेन के रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसने सबसे खूबसूरत ड्रेस को टांग रखा था। फिर वो लॉयड की बातों को याद कर ब्लश कर रही थी। तभी वो कहती है, शायद मुझे थोड़ा मेकअप लगा लेना चाहिए ताकि जब मैं उसे दोबारा देखूं। ये कहते हुए उसने आईना देख लिया और वो अपना चेहरा देखकर निराश हो जाती है। फिर वो अपने पास्ट की बातों को याद करती है, जहाँ पर कुछ लोग उसे देखकर कह रहे थे, उस चेहरे को देखो। वे कहते हैं कि चाहे कुछ भी कर लो यह नहीं निकलेगा। कितना भयानक है। ये लड़की श्रापित है। वो श्रापित बेल्ट प्रिंसेस है। प्रीस्ट, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। कर्ज बच्चे, अभी समय नहीं आया है, लेकिन एक दिन डिवाइन पावर तुम्हारे इस कर्ज को हटा देगी। ये सब याद करने के बाद सेलेन कहती है, उस दिन से मैंने उन शब्दों का इस्तेमाल खुद को और ज्यादा कड़ी मेहनत करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए किया, लेकिन ये सब बेकार था। काश ये बेल्ट ना होती, मैं इसे फाड़ दूंगी। मुझे परवाह नहीं है कि मैं अपना चेहरा बर्बाद कर दूं। इसी के साथ उसने अपने बेल्ट उतार दी और वो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। पर वो एकदम से रोते हुए कही, वह मेरी डेस्टिनी का पर्सन है। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर
मैरी के घर की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो लॉयड से कहती है, मैं इम्प्रेस हूँ, तुमने अच्छा किया। उसकी इस बात पर लॉयड बताता है, और यह मेरे पास बचे हुए कुछ पैसों से बनी सुवेनीर है जो वो उसको देने लगता है। मैरी उसको लेकर उसका शुक्रिया करती है। तभी लॉयड बताता है, मैं अभी खाना बनाऊंगा। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मैरी काफी खुश नजर आ रही थी। नेक्स्ट सीन में एक लड़की बाहर का नजारा देखते हुए कहती है, वाह इस साल काफी ज्यादा लोग हैं, ऐसा लगता है कि भीड़ में काफी ज्यादा डाइवर्सिटी भी है। मैर्थोफन, तुम्हें काफी सारे अलग अलग बच्चों को ढूंढने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी होगी। जिस पर मैराथन बताता है, ये सब हमारे किंगडम की शांति के लिए है। हमारे पड़ोसी सिटी के साथ रिलेशन काफी खराब होते जा रहे हैं। उसकी इस बात पर वो लड़की बताती है, हाँ लेकिन यह थोड़ा जोखिम भरा है, क्या तुमको नहीं लगता? रियो फलाविन उर्फ वन आर्म भाड़े की सोल्जर, फलाविन एरिया की एक कुख्यात भाड़े की सिपाही, जिसके खिलाफ काफी ज्यादा वारंट जारी हैं, उन कस्टमर के खिलाफ हमला करने के लिए जिन्हें वह पसंद नहीं करती थी, साथ ही साथ बाउंड्री वायलेशन के लिए भी। जिस पर मैर्थोफन कहा, वह हार्ट से एक भाड़े के सोल्जर है, सही कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो लड़की पूछी, किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट? जिस बात का जवाब देते हुए मैर्थोफन कहता है, मैंने उससे कहा अगर वह इसमें शामिल हो गई तो उसके सभी वारंट रद्द कर दिए जाएंगे। इसी के साथ हमें उस पर्सन की आवाज आती है जो सैलन से कह रहा था, अरे क्या तुम बेल्ट प्रिंसेस हो? उस पर्सन को देखकर उस लड़की का कहना है, वह नोबल नीडोनेको में सबसे बड़ा होगा। वह लोकल फैमिली जिसने इतने सारे कॉम्बैक्ट हॉर्स हासिल किए हैं, वह एलन टोइंस लीडोनेक है ना? और वो किसी से झगड़ा कर रहा है। जिसके बाद एलन सैलन से कहता है, तुम मजाक कर रही हो, अगर तुम उस बेल्ट को उतार सकती थी तो तुमने क्यों नहीं उतारी? अगर तुम खुद को पेश करने के काबिल बना सकती थी तो तुमने ऐसा शुरू में ही करना चाहिए था, और तुम मेरे प्रमोशन की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा रही हो। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि सैलन शापित है। शापित होने की वजह से कई सारे रूमर उसको लेकर फैल चुके हैं। दूसरी तरफ से वो लड़की वहाँ के इस मंजर को देखकर कहती है, अब एक ऐसा आदमी है जिसके पास कोई मेंबर नहीं है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मैर्थोफन बताता है, वह एक महत्वाकांक्षी बंदा है। जब मैंने उससे कांटेक्ट किया तो उसने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। जब उसे पता चला कि वह तुरंत ही ऑफिसर बन सकता है। जिसका जवाब देते हुए वो लड़की कहने लगी, खैर अगर वह यूजफुल है तो उसे अपने आसपास रखने से कोई नुकसान नहीं होगा। तभी सैनल एनल को फिर से इग्नोर मारते हुए वहाँ से जाने लगी। दूसरी तरफ रियो वहाँ के इस नजारे को देखकर कहती है, ऐसा लगता है कि यह जगह होपफुल कैंडिडेट से भरी हुई है। तो ठीक है, रियलिटी का सामना करने का समय आ गया है। रुको, यह मोस्टर है क्या? वह काफी नॉर्मल दिखता है लेकिन वो निश्चित रूप से कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं है। एक गलत कदम और वो मुझे तुरंत मार सकता है। अरे यार, मैं थोड़ी घबरा रही हूँ। मैं काफी बड़ी मुसीबत में हूँ। मैंने मिलिट्री को पूरी तरह से कम आंका था। ये वे टाइप है जो इन टेस्ट में आते हैं। उसी वक्त लॉयड उससे कहता है, एक्सक्यूज मी। उसका ये कहना ही था। दूसरी तरफ रियो की हालत खराब हो जाती है, लेकिन लॉयड उसका आर्म देखने के साथ बताता है, यह सचमुच में तुम्हारा आर्म काफी अच्छा है। जो सुनकर रियो अपने मन में कहती है, अरे नहीं, मैंने तुरंत अपना बैटल स्टाइल की पोजीशन अपना ली। जिसके बाद लॉयड खड़ा हो गया, जो देखकर रियो परेशान होते हुए मन में बोली, क्या मेरा काम हो गया? जबकि लॉयड बताता है, मैं तुमसे अचानक बात करने के लिए माफी चाहता हूँ। मेरा नाम लॉयड बेलाटोना है। जिस पर रियो हकलाते हुए कहती है, मेरा नाम रियो फलाविन है। उसका ये कहना ही था। तभी एलन आते के साथ रियो को गायब कर देती है और वो लॉयड को देखकर उसका नाम बार बार ले रही थी। और ये क्या, रियो दीवार से चिपककर क्या कर रही है? साथ ही साथ लॉयड कहता कि, तो क्या तुम वही पर्सन हो जिससे मैं उस दिन मिला था? ये सुनते ही वो काफी खुश होने के साथ बताती है, हाँ मैं सैलन हैमन, सचमुच और पूरी तरह से तुम्हारी। उसकी ये बात लॉयड को समझ में नहीं आ रही थी, पर वो फिर भी उससे कहता है, क्या तुम भी मिलिट्री में अप्लाई कर रही हो? ये बात सुनकर सैलन लॉयड के और भी ज्यादा करीब आकर कही, हाँ मैं सैलन हैमन, सचमुच और पूरी तरह से तुम्हारी। दूसरी तरफ रियो वहाँ से धीरे धीरे खिसकने की
कोशिश कर रही थी, जो देखकर सैलन लूफी की तरह अपने हाथ लंबे करने के साथ उसका सिर पकड़ लेती है। यहाँ तक कि वो उससे पूछी, तुम कौन हो? उसकी ऐसी बातों को सुनकर रियो कहती है, बेवकूफ पागल लड़की, तुम अंधी हो। तभी लॉयड सैलन को बताता है, यह मिस रियो है, मैं अभी उनसे मिला हूँ। ये बात सुनकर सैलन लॉयड का जवाब तुरंत देते हुए कहती है, सही है, तो इसलिए मैं काफी खुश हूँ। उन दोनों को ऐसे बात करता देखकर रियो अपने मन में बोलती है, यहाँ क्या हो रहा है? एक कंट्री बॉय और एक नोबल की बेटी, एक अजीब कॉम्बिनेशन, लेकिन पैसे की गंध आ रही है। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर मिलिट्री एग्जाम की तरफ आ गया था, जहाँ पर एक ऑफिसर सभी कैंडिडेट से कहता है, अब हम कॉम्बैक्ट टेस्टिंग करेंगे। तुम सभी लोग डमी पर हमला करने के लिए किसी भी वेपन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये बात सुनकर वहाँ के सारे लोग कहते हैं, यह कुछ ज्यादा ही मोटा नहीं लगता? अबे मेटल प्लेट में कुछ ज्यादा ही लेयर है। इसके बाद उनका एग्जाम शुरू हो चुका और उस लाइन में हम लॉयड को भी देखते हैं। उनकी साइड में रियो मैर्थोफन से कुछ कह रही थी, जिस पर मैर्थोफन बताता है, वन आर्म क्या है? मुझे मत बताओ कि तुम पहले ही जॉब छोड़ रही हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रियो का कहना है, ओह प्लीज अपना नाम साफ करना और कुछ पैसे कमाना, मैं इससे कैसे चूक सकती हूँ। ये बात सुनकर मैर्थोफन बोला, और भला क्या? जिसका जवाब देते हुए रियो बताती है, खैर मेरा एक छोटा सा सवाल था। ये क्या अजीब है? तभी मैर्थोफन कहा, पता नहीं। ये सुनते ही रियो भड़कते हुए कहती है, क्या तुमने पहले ही उसकी जांच नहीं की? शायद ये दोनों लॉयड को लेकर बहस कर रहे हैं। उसी वक्त मैर्थोफन बोला, वह एक वॉलेंटियर है, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, वाकई कुछ भी नहीं पता। ईमानदारी से कहूँ तो मैं इस बात को लेकर पूरे समय अपना दिमाग खोलता रहा हूँ। भले ही हम सब, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, एक साथ उस पर हमला कर दे, मुझे यकीन नहीं है कि हम उसे हरा भी सकते हैं। जिसके बाद वो ऑफिसर बताता है, अगला मैच ग्रुप सी टेस्ट एरिया 2 के सामने तैयार हो जाओ। तभी रियो मैर्थोफन से कहती है, लगता है मेरा नंबर आ गया। उसको ज्यादा देखकर मैर्थोफन उसको समझाता है, अगर तुम इसमें चूक गई तो फिर से तुम अपराधी बन जाओगे। ये बात सुनकर रियो कही, यह बात कॉन्फिडेंट करने वाली है, क्योंकि यह बात उस पर्सन से आ रही है जिसने मुझे इनवाइट किया था। दूसरी तरफ एग्जामिनर बोला, अगला लॉयड बेलाडोना। ये सुनते ही वो उसकी तरफ देखने लगा, यहाँ तक कि मैर्थोफन उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी उसको उसी लड़की की आवाज आती है, अरे मैर्थोफन, मुझे यहाँ हाथ दो। ये बात सुनकर मैर्थोफन काफी हैरान हो गया था, जबकि वो लड़की बताती है, हे तुम ऐसे कैसे देख रहे हो? पर मैर्थोफन दूसरी तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, ठीक है, मैं सिर्फ एक कैंडिडेट पर पूरा फोकस नहीं कर सकता। मुझे यकीन है कि चिंता की कोई बात नहीं है। मैं कुछ शानदार परफॉर्मेंस देखने के लिए एक्साइटिंग हूँ लड़के। फिर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मैरी बताती है, लॉयड के टेस्ट के रिजल्ट जल्दी ही जारी कर दिए जाएंगे। उसी वक्त अलका अलमारी खोलने के साथ मैरी से कहती है, अरे डमी, मेरे लिए एक कॉफी। अलका की आवाज को सुनकर मैरी अपनी कॉफी बाहर निकाल देती है। साथ ही साथ वो उससे कहती है, आज तुम फिर से। वो बात सुनकर अलका का कहना है, टेस्ट रिजल्ट रिलीज हुए तो मैं थोड़ा चिंतित हो गई। जिस बात का जवाब देते हुए मैरी अलका से पूछती है, तुम किस बात को लेकर चिंतित हो सकती हो? वैसे लॉयड सोचता है कि वह काफी कमजोर है, लेकिन वो काफी ज्यादा ताकतवर है। पर अलका उसको कोई जवाब नहीं देती, बल्कि वो खुद एक कप लेने के साथ उसमें कॉफी डालने लगी। ये देखकर मैरी भड़कते हुए कहती है, तुम ये क्या कर रही हो? और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। पर आखिरकार लॉयड कहाँ से है? वह विलेज जहाँ वर्ल्ड के एंशिएंट सेवियर ने सिविलाइजेशन से दूर आराम पाया था। अनलकी लास्ट डंजन के ठीक बाहर स्थित लेजेंडरी विलेज कुल्लून। जिसके बाद हम रिजल्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर लॉयड बस बोर्ड को ही देखता जा रहा था और वहाँ के सारे लोग धीरे धीरे करके चले जाते हैं, पर लॉयड नहीं जाता, बल्कि वो अपने रिजल्ट को ही देखते जा रहा था। इसके बाद हम अगले दिन एकेडमी का सीन देखते हैं, जहाँ पर ऑफिसर उन सबको बता रही थी। और इस प्रकार तुम यंग मैन के लिए नए स्टूडेंट गाइडेंस का यह प्रोग्राम खत्म होता है। दूसरी तरफ रियो सैलन किसी को ढूंढ रहे थे। साथ ही साथ वो कहते हैं, ये सच नहीं हो सकता, क्या वह सचमुच फेल हो गया? क्या हो रहा है मिस्टर मैर्थोफन? लेकिन मैर्थोफन खुद ही उसको ढूंढने में लगा हुआ था, जो देखकर रियो काफी हैरान होने के साथ कहती है, वह अभी भी पूरी तरह से कंफ्यूज है। तो क्या वह यह भी नहीं जानता कि लॉयड फेल हो गया था? दूसरी तरफ से वो लड़की कहती है, खत्म करने के लिए मैर्थोफन। पर मैर्थोफन अपने ही काम में लगा हुआ था, लेकिन जब उसने अपना नाम सुना तो वो काफी डर गया। पर वो खुद को संभालते हुए बताता है,
यह ठीक है, अगर तुम यहाँ नहीं हो तो अपना हाथ उठाओ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो लड़की भड़कते हुए उसे एक जोर की हिट मारती है। साथ ही साथ वो कही, तुम क्या बात कर रहे हो, बेवकूफ मत बनो, जल्दी करो और इन्हें बांटो। पर मैर तो फन की हालत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही थी, जिसके बाद वो उन सब से कही, जैसा कि तुम जानते हो हमारा आज़ामी किंगडम हमारे पड़ोसी जियो किंगडम के साथ वार के कगार पर है। यह देखते हुए हम अपने सभी घरेलू सिरदर्दों को जल्दी से साफ करना चाहते हैं। उसके बगल से मैर तो फन घबराते हुए कह रहा था, लॉयड बेलाडोना के बिना हमारा टाउन की मिलिट्री फोर्स। जबकि दूसरी तरफ रियो गुस्सा होकर अपने मन में कहती है, मैं उसका इस्तेमाल करके फ्यूचर बनाने जा रही थी, पर सबसे ज्यादा अजीब हरकत सेलेन कर रही थी। इसी के साथ ऑफिसर बताती है, ऐसा ही एक सिरदर्द जो हमें पिछले 5 सालों से परेशान कर रहा है, हमारी प्रिंसेस मारिया अजामी का लापता होना। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे भी बंदे थे जो उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे और वो लॉयड के पीछे कुछ ज्यादा ही पागल लग रहे थे, पर सीरियस होकर वही बात कर रही थी। इसलिए जो कोई भी प्रिंसेस को ढूंढ लेगा उसे कैश रिवॉर्ड, प्रमोशनल या बाकी बेनिफिट मिलेगा और कोई भी इच्छा कारण के भीतर पूरी की जाएगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। अगले सीन में लॉयड काफी उदास था। साथ ही साथ वो कहता है, मैंने मार्शल आर्ट और रिटर्न टेस्ट दोनों में काफी खराब परफॉर्मेंस किया, इसलिए यह रिजल्ट कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन यह अभी भी निराशाजनक है। उसी वक्त उसको सामने एक बोर्ड पर कुछ दिखता है, लेकिन उसके रास्ते पर एक मॉन्स्टर आ चुका था, यहाँ तक कि वो उस पर हमला भी कर देता है। पर लॉयड उसको देखता तक नहीं, बस एक ही हाथ से उड़ा देता है। जिसके बाद वो उस बोर्ड के पोस्ट को देखने के साथ एक जगह पर आ गया था और वो उस कमरे में एंटर कर पाता उससे पहले ही एक पर्सन लॉयड पर हमला कर देता है। पर लॉयड उसके अटैक से काफी आसानी से बच गया, जो देखकर वो बंदा काफी हैरान हो जाता है। उस बंदे को अपने सामने देखकर लॉयड उससे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ परेशानी खड़ी करने नहीं आया हूँ। लॉयड की ऐसी बातों को सुनकर वो बंदा अपने मन में कहा, क्या ये लड़का भी है? उसकी छुपी हुई पावर ने मुझे सहज रूप से पहले ही हमला करने के लिए प्रेरित किया। वह क्या चाहता है? क्या वह मुझसे, जो कि एक फॉर्मर रॉयल गार्ड था, इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है? जबकि लॉयड बताता है, मैं यहाँ पार्ट टाइम वर्क के ऑफर के लिए यहाँ पर आया हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो बंदा कहता है, एक साफ झूठ, यह एक कैफेटेरिया है, तुम्हारे पास किस किस तरह की स्किल है? जिसका जवाब देते हुए लॉयड बताता है, मैं खाना बना सकता हूँ और साफ सफाई कर सकता हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो बंदा हैरान होने के साथ कहता है, खाना पकाना और सफाई? जिस पर लॉयड कहता कि जिसने भी मेरे हाथ का खाना खाया है उसने मेरे को कहा है कि मैं नंबर 1 हूँ। और वो बंदा फिर से हैरान होकर बोला, नंबर 1? तो क्या तुम फिर से अपनी स्किल को परफॉर्म कर सकते हो? इस पर एग्री करने के साथ लॉयड का कहना है, अगर सब ठीक है तो मैं इसे अभी कर सकता हूँ। ठीक है, देखते हैं तुम्हारे पास क्या है। रिसोर्टो कैसा रहेगा और किचन वहीं पर है ना? इसके बाद लॉयड प्याज को काटने लगा। उसको खाना बनाता देखकर वो पर्सन बताता है, रुको, वह क्या सचमुच में खाना बना रहा है? ये क्या हो रहा है? उस तरफ से लॉयड कहा, सच बताऊं तो मैं मिलिट्री एकेडमी की एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया हूँ। जब मैं वहाँ से गया तो मेरे विलेज के लोगों ने एक विशाल विदाई समारोह आयोजित किया। मैं खाली हाथ घर नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ समय के लिए कैपिटल में रहूंगा और मैं अगली बार फिर से एग्जाम देने की कोशिश करूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो पर्सन अपने मन में कहता है, रुको, क्या यह एक नॉर्मल बच्चा है? नहीं, उस ब्लाइंड स्पीड को याद रखो, यह कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हो सकता। इसके बाद हम लॉयड के पेपर का सीन देखते हैं, जिसमें जवाब कम चित्रकारी ज्यादा थी। पर उस पेपर को देखकर सेलन कहती है, सर लॉयड, उन्होंने ऐसा मजाक क्यों किया? तभी वो ऑफिसर मैर्थोफन को दोबारा से मारते हुए कहती है, क्या तुम अभी भी खिलवाड़ कर रहे हो? तो ये लड़का, पर ये काफी ज्यादा मूर्ख है। इसके जवाब पर सेलन बताती है, वह एक यूनिक पर्सन है जो अपनी आर्टिस्टिक टेंडेंसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। जिस पर एग्री करते हुए रियो का कहना है, कर्नल चोलिन, यहाँ पर केवल एक ही मूर्ख है और वो यह है। और इसका पूरा का पूरा मोटिव जा रहा है लॉयड की तरफ। साथ ही साथ हमारा ये पार्ट 1 खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो पार्ट 2 के लिए कमेंट करना होगा, वरना पार्ट 2 बिल्कुल भी नहीं आएगा। कमेंट के साथ साथ प्यारा सा लाइक कर देना। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।